नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। गैरसैंण में मानसून सत्र में पारित 8 विधेयक को विधानसभा ने भेजा राजभवन। राज्यपाल की मंजूरी के बाद बनेंगे अधिनियम। उत्तराखंड में अग्निवीरों की वर्दीधारी पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ। उम्र और फिजिकल में मिलेगा आरक्षण। उत्तराखंड में 34 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। योजनाओं को धरातल पर लाने में निभाई अहम भूमिका। चारधाम हेमकुंड साहिब यात्रा स्थगित। सरकार ने 5 सितंबर तक रोक लगाई। बारिश भूस्खलन के चलते फैसला। देहरादून में राज्य शिक्षक संघ का धरना स्थगित। शिक्षक दिवस का किया बहिष्कार। देहरादून और उत्तरकाशी में बारिश का रेड अलर्ट। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। 11 जिलों में स्कूल हुए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मसूरी से खबर है, जहां भारी बारिश के बीच मसूरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया है। मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारी बारिश के बीच मसूरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भारी बारिश बीच मसूरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मसूरी से बड़ी जानकारी, भारी बारिश के बीच मसूरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भारी बारिश के बीच मसूरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में बारिश का प्रकोप जारी है। उत्तरकाशी रोड कल्याणी के आसपास की रोड बंद हुई। इसके अलावा 200 से ज्यादा सड़क मार्ग बंद हैं। अगले 24 घंटे शीत रहने का अलर्ट है। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उत्तरकाशी रोड कल्याणी के आसपास की रोड को भी बंद कर दिया गया है।
उत्तराखंड में लगातार बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी राजधानी देहरादून सहित तमाम जिलों के लिए घोषित कर दी है, जिसके चलते सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर रखा है। साथ ही तमाम नदियां इस समय खतरे के निशान पर हैं और आगे भी ये सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट उत्तराखंड के लिए जारी कर दिया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भागीरथी, अलकनंदा और गंगा सहित तमाम जो सहायक नदियां हैं वो भी खतरे के निशान को पार करती नजर आ रही हैं, जिसके चलते कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के तमाम स्कूलों को जो है बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। अब तक की बात करें तो उत्तराखंड में 200 से ज़्यादा सड़कें बाधित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से रोड कनेक्टिविटी बाधित हो गई है। अभी भी राजधानी देहरादून की बात करें तो लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला उत्तराखंड के देहरादून के सहित तमाम जिलों में जारी है। अभी मौसम से जल्दी राहत मिलने की कोई आशंका नहीं जताई गई है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से लगातार रेड अलर्ट के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी भी दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम चौहान के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा को पार करके बह रही है। अगर पहाड़ों में भारी बारिश का दौर जारी रहता है तो गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए त्रिवेणी घाट पर जल पुलिस के जवान अलर्ट नजर आ रहे हैं। जल पुलिस के जवान लोगों को मुनादी कर गंगा और बरसाती चंद्रभागा नदी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। बीती रात से पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी इस समय वार्निंग लेवल को क्रॉस करके बह रही है, जिससे यहां जो घाट है वो जलमग्न हो चुके हैं। तमाम श्रद्धालुओं को यहां से सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो निचले इलाके हैं, हरिद्वार, बालावाली, अलकसर, वो बाढ़ की चपेट में फिर से आ सकते हैं। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक लेवल तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, जिससे आगामी इलेक्शन में अपनी खोई हुई जमीन को तलाशा जा सके। उत्तराखंड प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने बताया कि सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर उत्तराखंड में संगठन को मजबूत किया जाएगा। जल्द ही देहरादून के दोनों जिलाध्यक्ष भी चुन लिए जाएंगे। परवादून और पचवादून जिले में शुरू हुआ है और आज से मैं हर एक ब्लॉक में दौरा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कैसा जिलाध्यक्ष चाहिए, कैसा जिलाध्यक्ष सबको साथ लेकर कांग्रेस आइडियोलॉजी को लेकर कैसा इस बीजेपी का अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस को विरोध कर कर लोगों के लिए लड़ाई लड़कर काम कर सकते हैं। एक सक्षम जिलाध्यक्ष चुनने के लिए ये प्रक्रिया में हम लोग 2 जिले में आज से शुरू कर रहे हैं। ये 10 तारीख तक मैं 2 जिले में दौरा कर रहा हूँ। उसका बाद 14 तारीख को कौन कौन इच्छुक थे वो लोग एप्लीकेशन फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फिलअप कर दे सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जहां एक और आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी नैनीताल नेशनल हाईवे में 2 गांवों के समीप बड़ा हादसा होने से उस समय टल गया जब अचानक पहाड़ से भारी भरकम बोल्डर एक चलती कार के आगे आ गिरा। गलीमत रही कि यह बोल्डर कार के बोनट से टकराया, जिसके चलते बड़ी जनहानि होने से टल गई। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि वो भारी बारिश के दौरान पहाड़ी मार्गों पर सफर करने से बचे। जनपद में कल से लगातार बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका प्रभाव यह है कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। हमारे सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लाइन डिपार्टमेंट के, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग के लोग और हमारा पूरा पुलिस का तंत्र सक्रिय है।
हमारी जो है टीमें सड़कों पे हैं, मैदान में हैं, लेकिन हमारा जो है जनता से आह्वान है कि इस विपदा की स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में ये जो प्रकृति का स्वरूप है उससे उसका सामना करने के लिए सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे जनपद में 23 मार्ग इस समय बंद हैं, जिसमें एक NH जो है हमारा लगातार खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये जो अल्मोड़ा को जानता है NH, वो फ्रॉग पॉइंट पर अभी बंद हुआ था, जिसको हमने खोल लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वादे को पूरा करते हुए सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से विधिवत तौर पर उत्तराखंड राज्य अधीन सेवाओं में समूह गा के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवा मुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी गई है। सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मैं पहुंची हूँ बेस हॉस्पिटल और CMO साहब और सारे डॉक्टर्स के साथ अभी हमने बैठक की। अभी जैसे यहाँ पर घूमते हुए पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्थो अभी आए हैं, 2 सर्जन्स हैं, गायनी हमारे पास 2 हैं, एनेस्थेसिस्ट हमारे पास 3 अब आ गए हैं यहाँ पर, और आई के हमारे पास डॉक्टर हैं। तो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अभी कुछ और आवश्यकताएँ उन पर भी मैं सरकार से, शासन से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर से बात करूँगी। साफ़ सफाई की भी मैंने यहाँ पर देखा, काफ़ी जगह सब कुछ ठीक लगा। 1-2 जगह जो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी वो भी मैंने CMO साहब को अवगत करा दिया है। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में स्थित चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय संयुक्त अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालपानी और शहरी स्वास्थ्य केंद्र गाड़ीघाट का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की अलग सुविधाओं का जायजा लिया और कर्मचारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में कोटद्वार बेस हॉस्पिटल को 2 नए ऑर्थोपेडिक चिकित्सक, 2 महिला विशेषज्ञ चिकित्सक और 3 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है और अब मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ कमियां पाई गई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। ऋतु खंडूरी ने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण हर मरीज का अधिकार है और इस दिशा में कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों को मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया है। हम लोग रेगुलर जो यहाँ आता है प्लान के लिए, सर्टिफिकेट के लिए हाँ, बनते हैं, आपके आते हैं लोग पूरे ऊपर से भी आते हैं। क्षेत्र सतपुली से नीचे जो है, सतपुली से नीचे इधर जी आधा समय लगता है, डॉक्टर यहाँ देखते हैं जी। हम लोग फिर उसके बाद जैसे कोई तो लग गया कि हाँ ये प्लान सेम डे करके पहला और तीसरे बुधवार वाला हम लोग रेगुलर जो यहाँ आता है प्लान के लिए, सर्टिफिकेट के लिए हाँ, हम बनते हैं, आपके आते हैं लोग पूरे ऊपर से नीचे, ऊपर से भी आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कालाडूंगी के कोटाबाग ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य की एक अहम बैठक में सर्वसम्मति से आंवलाकोट की क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा डोडियाल को ब्लॉक संगठन अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में शामिल 17 सदस्यों ने अपनी सहमति की मोहर और हस्ताक्षर के साथ विकासखंड अधिकारी श्वेता सैनी को ज्ञापन सौंपा है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपा डोडियाल ने कहा कि वो सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ लेकर विकास कार्यों को गति देने और समस्याओं को समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूती दिलाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कैसे लूं? क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा उनकी एक मीटिंग जो कल उन्होंने कंडक्ट की होगी उसके संबंध में उन्हें ज्ञापन दिया गया है, जिसकी रिसीविंग दे दी गई है। मैं सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आभार प्रकट करती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो है मुझे क्षेत्र संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया और 29 को हमारी शपथ ग्रहण हुई, 30 तारीख को हमारी बैठक हुई। बैठक के बाद उन्होंने मुझे जो है सब लोगों ने मिलकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मिलकर जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। योजनाएं तो हम लाएंगे और अपने क्षेत्र पंचायत की जो सदस्य हैं उनका काम कराएंगे और गांव का विकास होगा और क्षेत्र का विकास होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आज उत्तराखंड राज्य खटीमा मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर राज्य प्राप्ति के लिए शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DS मेहता ने कहा कि पृथक राज्य आंदोलन के दौरान जिस बर्बरतापूर्वक 1 सितंबर 1994 को पुलिस द्वारा खटीमा नगर क्षेत्र में हजारों लोग जब शांतिपूर्ण रूप से जुलूस निकालकर पृथक राज्य की मांग कर रहे थे, तब शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हजारों लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक गोलीबारी कर दी गई, जिसमें कई राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य गठन के 25 सालों के बाद भी शहीदों के सपने साकार नहीं हुए हैं। तो जहां भी बाल साहब ने कहा कि कई लोग तो आज जो उत्तराखंड में हैं वो तब उत्तराखंड में थे ही नहीं, कई लोग बाहर से आए। सितंबर जो उत्तराखंड आंदोलनकारी शहीदों को जो है खटीमा में शहीद हुए उनको याद करते हुए आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों को याद करते हुए और 25 साल क्योंकि उत्तराखंड बने हुए हो गए और शहीदों का स्वप्न अभी भी राजधानी का स्वप्न जो गैरसैंण बनाना चाहते थे, जो शहीदों का स्वप्न था, वो अभी भी 25 साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। उत्तराखंड के खटीमा में 1 सितंबर 1994 को हुए गोलीकांड की 31वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पहुंचकर आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि इस घटना ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को नई दिशा दी थी। उन्होंने 7 शहीदों भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह और रामपाल के बलिदान को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए उनके सपनों के अनुरूप समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई है। जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ हमारे भाइयों के साथ, एकता का मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी है कि किस तरीके से यहाँ गोलीकांड की बरसी है, क्या कुछ कहना है सर? किस तरीके से सर प्लीज अलग से सर गोलीकांड की बरसी आज में आ जाए क्या कुछ कहना? मैं सभी राज्य के हमारे बलिदानियों को, अमर शहीदों को नमन बैठिए नमन करता हूँ और उनको हम अपना आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य स्थापना में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण को आगे बढ़ाएंगे और संकल्प लेकर उनके सपनों को पूरा करेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार किया जाएगा। सुरेंद्र गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया, खटीमा। उत्तराखंड के कोटद्वार में स्वामी यति परमानंद गिरी ने प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सरकारों पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देवभूमि में तीर्थ स्थलों को पर्यटन केंद्र बनाकर जिस तरह से विधर्मियों के हवाले किया गया है वही इन आपदाओं का मुख्य कारण है। स्वामी नंदगिरी ने आरोप लगाया कि सरकारों ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता को नजरअंदाज कर उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हिंदू मठ मंदिरों में समुदाय विशेष के लोगों का प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा तब तक
इस तरह की आपदाएं आती रहेंगी। उनके इस बयान पर राजनीतिक और सामाजिक हल्कों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना है, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना। ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है और राज्य सरकारें राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी हुई हैं। पूरी तरह से मानव निर्मित आपदा और इसमें सरकार का भी उतना ही रोल है जितना एक आम मनुष्य का। हमारे जितने भी देव स्थल हैं, सबसे पहले तो वहाँ पर आज हमारी सरकारों ने विधर्मियों को बसा दिया है। देखिए, अगर किसी देव स्थल में जहाँ पर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमारे देवी देवता रहते हैं, वहाँ पर आप एक गौभक्षक को बसा दोगे, आप वहाँ पर मुसलमान जाके नमाज पढ़ेगा, तो इस तरह की आपदा तो आएंगी। और हमारी ये प्रकृति, हमारे देव स्थान, इनको पवित्र रहना चाहिए था, लेकिन ये पता नहीं कौन सा विकास कर रहे हैं। ऋषिकेश तहसील क्षेत्र की विस्थापित कॉलोनी में मानकों के उल्लंघन पर एमडीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया है। ये कार्रवाई एमडीडीए के उप सचिव योगेश मेहरा के निर्देश पर की गई, जो लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद अमल में लाई गई। उप सचिव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सील तोड़ी गई तो छेड़छाड़ की गई तो संबंधित बिल्डरों पर मुकदमा दर्ज कर इमारतों को नियम अनुसार ध्वस्त किया जाएगा। एमडीडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। ऋषिकेश क्षेत्रांतर्गत अवैध निर्माणों के क्रम में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में जिन भवनों में, खासतौर से जिन कमर्शियल बिल्डिंग्स में बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य हो रहा था या फिर उनको कार्य रोकने के आदेश के बावजूद भी उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था या फिर मानक से इतर विचलन करके उनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, ऐसे सभी अवैध भवनों को, निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 11 जो हमारी ऐसे भवन थे, अवैध निर्माण थे, उनको एमडीडीए की टीम के द्वारा सील किया गया है और इसके बाद भी यदि कोई अपना कार्रवाई जारी रखता है या सील को क्षतिग्रस्त करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। में एक आख्या जो है वो एमडीडीए के जो क्षेत्रीय अभियंता हैं उनसे भी मंगवाई गई है और उनको एक हफ्ते के भीतर एक रिपोर्ट फिनिश करके देने के लिए बोला गया है, जिसमें सारा विवरण की पहले कौन कौन से भवन थे जो सील हुए थे और उनमें से कितने भवन ऐसे हैं जिनमें सीलिंग के बाद कोई कार्रवाई किया गया, वो ब्यौरा मांगा गया है और उसमें फिर आगे नियमानुसार उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।